हमारे चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। तो श्रोताओं, हमारे चैनल पर आपको रेगुलर पुरानी कहानियां सुनने को मिलेंगी। जो दौर आज से पहले गुजर चुका था, जब हमारे कोई रिश्तेदार घर पर आते तो हम उन्हें खाना पीना खिला करके और उनसे एक दो किस्से जरूर सुनते थे। ये हमारे आज से करीब न करीब 20 साल पहले का भारत था। लेकिन आज मोबाइल का युग आ गया है। खाना खाने के पश्चात हम मोबाइल हाथ में लेकर के और उसमें पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं। तो श्रोताओं, इस पुरानी संस्कृति को बचाने के उद्देश्य से मैं आपके सामने आज फिर से एक बहुत ही रोचक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। तो श्रोताओं, हमारी कहानी चल रही थी नटनी शीतल दे की कहानी, जिसके 2 भाग में आपके सामने प्रस्तुत कर चुका था। आज तीसरा भाग आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। तो श्रोताओं, कहानी को ध्यान से सुने, पूरा सुने तथा हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो श्रोताओं, मैंने आपको पिछले भाग में बता ही दिया था कि नटनी का पुत्र जो शेर सिंह था वो चमनगढ़ का राजा बन जाता है। और चमनगढ़ का राजा बनने के पश्चात शेर सिंह अपने प्रभावशाली ढंग से अपनी प्रजा का पालन पोषण कर रहा होता है। चारों तरफ शेर सिंह के राज शासन क्रियाकलापों की चर्चा बनी रहती है। तो श्रोताओं, शेर सिंह को चमनगढ़ में राज करते हुए कुछ ही वर्ष का समय व्यतीत होता है और शेर सिंह पर दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हो जाता है। एक दिन रात्रि के 12 बजे अर्धरात्रि को और आसमान में एक 11 तारों का झुंड दिखाई देता है और 11 तारों का झुंड उस चमनगढ़ राज्य के ऊपर मंडराने लगता है। जब 11 तारों का झुंड शेर सिंह के मंत्रियों को दिखाई दिया तो मंत्रियों ने तुरंत राजा शेर सिंह को सूचित किया कि महाराज, हमारे राज्य के ठीक ऊपर एक 11 तारों का झुंड मंडरा रहा है, झुंड दिखाई दे रहा है। जब राजा शेर सिंह ने अपनी नींद से जागकर 11 तारों के झुंड को ऊपर की ओर देखा तो आश्चर्यचकित रहने लगा और उसने अपने राज्य के सभी विद्वान पंडित और राजपुरोहितों को तुरंत अपनी सभा में बुला लिया। रात्रि को ही राजा शेर सिंह ने सभा का आयोजन प्रस्तुत कर दिया और सभा में सभी मंत्रीगण और राजपुरोहित, महान पंडित, विद्वान पंडित बैठे हुए थे। उनमें से सबके सामने शेर सिंह अपनी बात रखता है कि महान पंडितों, आप ऊपर की तरफ देखिए कि ये 11 तारों का जो समूह है ये क्यों हमारे राज्य के ऊपर घूम रहा है। तो सभी पंडित चुप हो जाते हैं। उनमें से एक बुजुर्ग पंडित खड़ा होकर के कहने लगता है कि महाराज, मेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ऐसा 1000 साल में एक बार होता है और जिस किसी भी राज्य के ऊपर ये 11 तारों का समूह मंडराने लगता है उस राज्य का विनाश निश्चित हो जाता है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये वही काल रूपी तारे हैं जो हमारे चमनगढ़ राज्य को निगलने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग पंडित की बात को सुन करके शेर सिंह के माथे पर चिंता की लकीर उभर आती है और पंडितों से कहने लगता है कि महाराज, ये आप क्या कह रहे हो। तो बुजुर्ग पंडित कहने लगता है कि हे महाराज शेर सिंह, ये मैं सत्य ही कह रहा हूँ। हमारे राज्य के जो बुजुर्ग विद्वान पंडित थे, जो हमारे गुरु थे, उन्होंने मुझे ये गुप्त बात बताई थी कि 1000 साल में एक बार किसी न किसी राज्य के ऊपर 11 तारों का समूह अवश्य मंडराता है और जिस राज्य पर ये समूह मंडराएगा उसका विनाश निश्चित है। तो क्या होता है श्रोताओं, रात्रि गुजर जाती है
और दिन निकल आता है। सूर्य उदय होते ही राजा शेर सिंह के पास में दो गुप्तचर आते हैं और कहने लगते हैं कि महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर एक मुस्लिम शासक अपनी भारी भरकम सेना को लेकर के और युद्ध की तैयारी के लिए खड़ा हुआ है और हमारे राज्य को युद्ध के लिए ललकार रहा है। शेर सिंह बड़ा ही निडर योद्धा था। वह अपने गुप्तचर से वापस संदेश भिजवा देता है कि हमें हमारी सेना को तैयार करने के लिए मात्र 3 दिन का वक्त चाहिए और 3 दिन बाद हमारे रण क्षेत्र में हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो क्या होता है श्रोताओं, शेर सिंह अपनी सारी सेना को सुसज्जित ढंग से युद्ध के लिए तैयार कर देता है। अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि हमारे महावीर जो योद्धा हैं उनको आप सही ढंग से समझा दें कि हमारे राज्य की सीमा पर एक मुस्लिम शासक 1 लाख सेना के साथ में हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए तैयार है। तो क्या होता है श्रोताओं, 3 दिन का समय गुजर जाने के बाद में दोनों सेनाओं में, इधर शेर सिंह की सेना और उधर उस मुस्लिम शासक की सेना, दोनों में भयानक युद्ध होने लगता है। शेर सिंह की सेना 7 दिन तक मुस्लिम शासक की सेना को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने देती है। लेकिन श्रोताओं, 1 लाख सेना के सामने मात्र 20,000 की सेना कितने दिन तक लड़ सकती है। भारी पराक्रम दिखाते हुए शेर सिंह की सारी सेना समाप्त हो जाती है और 7 दिन के बाद में जब शेर सिंह के राज्य पर चारों तरफ से आक्रमण हो जाता है, चारों तरफ से शेर सिंह के राज्य को मुस्लिम शासक की सेना घेर लेती है, तो शेर सिंह अपने राज्य को बचाने के लिए गुप्त रास्ते से और अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल जाता है। तो श्रोताओं, शेर सिंह पर भारी संकट आया हुआ था। वह अपने राज्य को भी हार जाता है और अपने राज्य पर मुस्लिम शासक का आधिपत्य देख करके बड़ा क्रोधित होता है। लेकिन सेना के अभाव में क्या करता, अपने राज्य को जो बचाना है गुप्त रास्ते से निकल करके जंगलों में विचरण करने लगता है। जंगल में रहते हुए उसे एक दिन याद आती है कि कुछ कोस की दूरी पर उसका एक प्रिय मित्र आनंदपाल सिंह रहता है और वह आनंद सिंह के घर की तरफ चलने लगता है। चलते चलते शाम का वक्त हो जाता है और शेर सिंह अपने प्रिय मित्र आनंद सिंह के पास में पहुंच जाता है। आनंद सिंह के पास में पहुंचने के बाद आनंद सिंह अपने मित्र शेर सिंह को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन उसकी हालत उसे कुछ ठीक नजर नहीं आती और वह उसकी हालत पर थोड़ा शक करने लगता है कि ये तो चमनगढ़ राज्य का राजा था, लेकिन इसकी हालत ऐसी कैसे हो गई। तो वह अपने मित्र को पहले जलपान कराता है और जलपान कराने के पश्चात अपने मित्र से पूछता है कि हे मित्र, आपके माथे की जो लकीर हैं वो चिंतित नजर आती हैं और ऐसी चिंता अवस्था में मैं आपसे पूछे बिना नहीं रह सकता। आप मुझे जरूर बताइए कि आपके साथ में क्या घटना घटित हुई है। तो शेर सिंह अपने प्रिय मित्र आनंद सिंह को सारी बात बता देता है कि इस प्रकार से एक मुस्लिम शासक ने और मेरे राज्य पर चारों तरफ से आक्रमण कर दिया और मेरी सारी सेना उस युद्ध में मारी गई। मेरे पास में कोई उपाय नहीं बचा, इसलिए मैं गुप्त रास्ते से निकलकर और तेरे पास शरण लेने के लिए आ गया और मुझे चाहे मेरे प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े, लेकिन चमनगढ़ राज्य को वापस आजाद कराना है। तो क्या होता है श्रोताओं, दोनों मित्र खाना खाकर के सो जाते हैं और जब दूसरे दिन सूर्योदय होता है तो शेर सिंह कहने लगता है कि हे मित्र आजाद सिंह, यहीं पास में मेरी एक बहन है, हम कुछ दिन हमारी बहन के यहाँ मिलने चलते हैं और बहन से मिलने के बाद में कोई दूसरा ऐसा कार्य देखेंगे जिससे हमारा गुजारा हो सके। तो आनंद सिंह और शेर सिंह दोनों अपनी बहन के ससुराल की तरफ चल देते हैं। आपको बता दूं श्रोताओं, शेर सिंह की एक बहन थी जिसकी शादी सूरतगढ़ में कर दी थी और सूरतगढ़ की तरफ
शेर सिंह और आनंद सिंह चल देते हैं। तो जैसे ही दोनों मित्र सूरतगढ़ की सीमा पर आते हैं तो वहां पर एक कुएं पर पनिहारी नजर आती है। दोनों मित्र उस पनिहारी से कहने लगते हैं, हे बहन, इस सूरतगढ़ में मेरी एक बहन है जिसका नाम विमला है, और उस विमला से कह देना कि तेरा भाई बहुत पीड़ा में है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, और वो मुझे यहाँ पर लेने आ जाए, मैं उसके घर को नहीं जानता। तो पनिहारी अपने सर पर 2 मटकी रख करके और भागी भागी जाती है और विमला से कहने लगती है कि हे विमला, तेरा भाई फटे टूटे कपड़ों में और कुएं पर बैठा हुआ है और आपको वहां आने के लिए बुला रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि वह काफी भूख से परेशान है। तो विमला कहने लगती है कि मेरा भाई होता तो मेरे घर पर अवश्य आता, अगर उसे भूख लगी है तो 2 प्याज के गट्ठर ले जा और 2 सूखी रोटी ले जा, उसे जाकर के दे देना। तो श्रोताओ, जब संकट आता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वो पनिहारी 2 प्याज के गट्टे और 2 सूखी रोटी ला करके शेर सिंह को दे देती है। शेर सिंह उन दोनों रोटियों को देख करके रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह अपने दुख को अपने सीने में दबा नहीं सकता और एकदम से रो देता है और मन ही मन सोचने लगता है, जब मुझ पर संकट आया है तो मेरी बहन भी सगी नहीं हुई, और जब मैं पैसे वाला था, जब मैं राजा था, तो मेरी बहन भी मेरी सगी थी। दोनों मित्र उन रोटियों को एक पीपल की जड़ में गाड़ देते हैं और उन रोटियों को खाते नहीं हैं और चल देते हैं कहीं रोजगार की तलाश में। चलते चलते झुंझुनू शहर जो पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, तो वहां का राजा था दशरथ सिंह। तो उस दशरथ सिंह की पुत्री थी विषकन्या। वह बहुत दिनों से बीमार थी। उस राजा ने अपने राज्य में डोली पिटवा रखी थी कि जो भी मेरी पुत्री का इलाज कर देगा, मैं उसके लिए आधा राज्य दे दूंगा और मेरी कन्या की शादी भी उसी से करवा दूंगा। तो इस बात की भनक शेर सिंह के कानों में पड़ जाती है। तो वह शेर सिंह अपने मित्र आनंद सिंह से कहने लगता है कि हे प्रिय मित्र, हम राजाओं के पुत्र हैं, हम काम धंधा तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारी किस्मत बहुत खराब चल रही है, हमारे दिन इस टाइम बहुत खराब चल रहे हैं, और मैं इस राजा की कन्या का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक पहुँचाएगा कौन? तो आनंद सिंह कहने लगता है कि मित्र, आप चिंता ना करो, आप तो सिर्फ इलाज कर देना, दशरथ सिंह राजा के राज्य तक आपको मैं पहुँचा दूंगा। तो दोनों मित्र उस राजा की सभा में पहुँच जाते हैं और शेर सिंह उस राजा से कहने लगता है कि महाराज, आपकी पुत्री को क्या हुआ है, मुझे बताइए। तो राजा दशरथ सिंह कहने लगता है कि मेरी पुत्री करीब 3 महीने से बीमार है और सारी रात सोती है, सारे दिन भर सोती है, और जो भी हकीम, वैद्य, डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए जाता है तो वह सुबह मरा हुआ मिलता है। पता नहीं इसको कौन सी बीमारी है। जो भी इसका इलाज करने की सोचता है वह इसके पास जाता है और सुबह उसकी लाश मिलती है। तो शेर सिंह एक बार तो चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन वह कहने लगता है कि कोई बात नहीं, या तो आधा राज्य मेरा और ये लड़की मेरी, या फिर मेरी मौत। मेरे पास में बचा ही क्या है, मेरा राज्य वैसे भी मुस्लिम शासक के अधीनस्थ हो गया है। वो ये बात अपने मित्र आनंद सिंह से कहता है कि मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को ले जा करके इसका अंतिम संस्कार कर देना। तो क्या होता है श्रोताओं, करीब सैकड़ों हकीम और वैद्य उस कन्या ने मार दिए, लेकिन शेर सिंह जब उसके पास में जाता है रात के समय में, तो वह लड़की खर्राटे मार करके सोई हुई थी। लड़की बहुत सुंदर थी। लड़की को देख करके शेर सिंह एक बार तो हड़बड़ा गया कि इतनी सुंदर लड़की, लेकिन क्या होता है श्रोताओं, वह उस लड़की से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता है और वह उसकी तरफ एकटक देखते हुए और बैठ जाता है। जब शेर सिंह को लड़की के पास में बैठे बैठे
और आधी रात गुजर जाती है तो रात्रि के ठीक 12 बजे उस लड़की के मुंह से एक नागिन निकलती है और नागिन बिल्कुल काली, जिसे हम कोबरा नाग कहते हैं, इस प्रकार की काली श्यापन उसके मुंह से निकलती है और जो भी उसके पास में बैठा हुआ मिलता उसे वो डस लेती है। जो हकीम और वैद्य उस लड़की का इलाज करने आते थे वो उसके पास में जाकर के सो जाते थे और सोते हुए को वो नागिन उसके मुंह से निकलती, वो डस लेती और उन सब की इसी कारण से मौत हो जाती। लेकिन शेर सिंह तो जगा हुआ था और जैसे ही नागिन उस कन्या के मुंह से निकलती है तो शेर सिंह उस नागिन के मुंह को पकड़ लेता है। उसके मुंह को पकड़ के बाजू में जो दीवार होती है उसके मुंह को दीवार पर रगड़ देता है और दीवार पर उसके मुंह को जैसे ही रगड़ता है तो उस नागिन का जो फन होता है वह 4-4 आंगुल घिस जाता है। जब उसका फन ही नहीं बचता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो श्रोताओ, जब उस नागिन की मृत्यु हुई तो वह लड़की सुबह जगी तो एकदम स्वस्थ नजर आई, क्योंकि उसके पेट में जो नागिन थी वह उसको सुला देती थी और रात के 12 बजे निकलकर वह जिस भी इंसान को उसके पास में देखती उसे डस जाती और उसकी मृत्यु हो जाती। तो श्रोताओ, झुंझुनू शहर विस्फेर कन्या जागे सो पावेर सोवे सो खोवे। तो श्रोताओ, जो सो गया उसके पास में वो मर गया और शेर सिंह उसके पास में जागा हुआ बैठा था। तो उसने उस लड़की का इलाज कर दिया। जब लड़की का इलाज हो जाता है तो राजा उसकी लड़की को स्वस्थ अवस्था में देख करके बड़ा ही प्रसन्न होता है और वह कहने लगता है कि हे पुत्र, आपका कौन सा गांव है और क्या आपका नाम है? मैं अपनी लड़की के 7 फेरे आपके साथ में दे दूंगा। तो शेर सिंह कहने लगता है कि मैं चमनगढ़ राज्य का राजा हूं और मेरे राज्य को एक मुस्लिम शासक ने अधीनस्थ कर रखा है। तो राजा दशरथ सिंह बड़ा ही बलवान राजा था, उसके पास में 5 लाख की फौज थी। तो श्रोताओ, राजा दशरथ सिंह आले गीले बांस कटवा करके उस कन्या की शादी शेर सिंह से करवा देते हैं और शेर सिंह से शादी करवाने के पश्चात अपनी 5 लाख की सेना को शेर सिंह के साथ में भेज देते हैं। और जब 5 लाख की सेना को उस मुस्लिम शासक ने आते हुए देखा तो डर के मारे अपनी सारी सेना को और शेर सिंह के सामने नतमस्तक कर दिया और कहने लगा कि महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आप मेरी सेना को भी आपके पास में रख लीजिए, लेकिन मेरे से आप युद्ध मत कीजिए। मैं आपके राज्य को उसी प्रकार से छोड़ रहा हूं जैसे मैंने इसको अधीन किया था। तो श्रोताओ, कुछ समय पश्चात वह हाथी घोड़ों पर धन रख करके और पुनः अपनी बहन के ससुराल में आता है, क्योंकि अब तो उसका राज्य भी स्वतंत्र हो गया और राजकाज बड़े धूमधाम से चल रहा था। तो वह अपनी बहन को सबक सिखाने के लिए जाता है। लेकिन श्रोताओ, भाई का दिल बहुत बड़ा होता है। उसी कुएं पर उसे वह पनिहारी मिलती है और पनिहारी से कहने लगता है कि मेरी बहन विमला से आप कह देना कि उसका भाई हाथी घोड़े लेकर के और उससे मिलने आया है। मैं उसका घर नहीं जानता, वो मुझे लेने के लिए कुएं पर आ जाए। जब उस पनिहारी ने और विमला से कहा कि बहन विमला, तेरा भाई हाथी घोड़ों पर बहुत सारा धन लेकर के और तेरे से मिलने आया है और तू उसे जाकर के उस कुएं पर से ले आ। तो धन का नाम सुन करके उसकी बहन बड़ी ही प्रसन्न होती है और अपने पैरों में बिना चप्पल पहने नंगे पैरों से ही उस कुएं पर भाग जाती है और अपने भाई से कहने लगती है कि भाई, काफी दिनों में मेरे ससुराल को आप पधारे हो, मैं आपका बहुत ही धूमधाम से स्वागत करना चाहती हूँ। तो शेर सिंह कहने लगता है कि बहन, स्वागत बाद में करना, पहले जो आपने मुझे 2 सूखी रोटी और प्याज के गट्टे भिजवाए थे वो गट्टे आप वापस ले जाइए। जिस स्थान पर उसने 2 सूखी रोटियों को गाड़ा और प्याज के गट्टे को गाड़ा, उस पीपल की जड़ों में खोदता है और खोद करके उन रोटियों को अपनी बहन को दिखाता है। तो कहने लगता है कि बहन, जब मुझ पर संकट आया था, मैं फटे हुए कपड़ों में था, तो तूने भी मेरा साथ नहीं दिया और आज तुझे भी शर्म आनी चाहिए कि तू धन के लालच में और कैसे नंगे पैर दौड़ करके मेरे पास आई है। तो श्रोताओ, समय किसी का भी खराब हो सकता है। इस प्रकार से
किसी के साथ में भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, रिश्ते अनमोल होते हैं। तो श्रोताओं, बहन भाई का दिल बहुत बड़ा होता है। शेर सिंह जो धन लाया था उसको अपनी बहन के लिए दान में दे देता है और उसकी बहन अपने किए हुए पछतावे पर रोने लगती है। तो श्रोताओं, शेर सिंह का राज्य पुनः स्वतंत्र हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही।